Assalamu alaikum. Management of mandibular fractures will be done today. So, चिल्ड्रन में कैसे करेंगे? चिल्ड्रन में फायदा ये होता है कि फास्ट हीलिंग होती है, अर्ली बोन यूनियन होता है, एबिलिटी फॉर एडेप्टेशन होता है. ठीक है, ये फायदे हैं. और नुकसान क्या है कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन, राइट? तो ऐसे बच्चों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ठीक, तीन चीजें कर सकते हैं: कंजर्वेटिव थेरापी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद स्प्लिंट्स एंड ओपन रिडक्शन. जो कंजर्वेटिव थेरापी होता है दैट इज सुपरवाइज्ड स्पॉन्टेनियस हीलिंग और यही प्रिफर्ड होता है. इससे क्लोज रिडक्शन होता है इसमें और लॉट ऑफ फ्लूइड एंड सॉफ्ट फूड फॉर 10 to 14 days. और ये पेशेंट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड है क्लोज रिडक्शन. अब इन केस कंप्लीट डेसिडुअस या मिक्स्ड डेंटिशन है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद स्प्लिंट करना पड़ता है. लैटरल कंप्रेशन स्प्लिंट हम लोग यूज करते हैं इसमें. ओपन रिडक्शन में जैसे कि मल्टीपल डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो, सिम्फाइसिस या पैरासिम्फाइसिस रीजन पे हो, तो हम इसमें इंट्राओशियस वायरिंग करेंगे, बोन प्लेटिंग करेंगे एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. नाउ वील टॉक अबाउट द फ्रैक्चर्स इन अडल्ट. ठीक है, तो इसमें भी क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन दो तरीके होते हैं. क्लोज रिडक्शन हम कब कर सकते हैं? जब नॉन डिस्प्लेस फेवरेबल फ्रैक्चर हो, ग्रॉसली कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो. कम्युनिटेड में क्यों कर रहे हैं क्लोज? क्योंकि पहले खोलोगे तो सब इधर हो जाएगा. Severely atrophic edentulous mandible, lack of soft tissue overlying the fracture site, fractures in children with developing teeth buds and coronite process fractures. Close reduction करते हैं. अब इसमें जो है IMF intermaxillary fixation we immobilize for a period that correlate with the bone callus stage of the bone healing. With the callus stage of the bone healing. ठीक है, मतलब हम तब तक के लिए IMF लगाते हैं जब तक कि जो सेकेंडरी बोन हीलिंग है उसका कैलस स्टेज ना आ जाए. ओके, तो मैंडिबल में 6 वीक्स के लिए और ओल्ड एज में ज्यादा करेंगे. सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ क्लोज रिडक्शन फॉर द मैंडिबुलर फ्रैक्चर. ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे, और ये तुम्हारा जो है गिल्मर वायरिंग किया गया है, यहाँ पे इलास्टिक लगाए गए हैं. ठीक है, नाउ ओपन रिडक्शन. एडवांटेजेस क्या है ओपन रिडक्शन का और डायरेक्ट फिक्सेशन का? सबसे पहली बात, डायरेक्ट विजन में आप कर रहे हैं. दूसरा जो है बेटर अप्रोक्सीमेशन होता है. ठीक है, अब इंडिकेशंस क्या है? डिस्प्लेस्ड है, अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, एसोसिएटेड मिड लाइन फ्रैक्चर्स है, मिड फेस फ्रैक्चर, सॉरी, मतलब उसके साथ मिड फेस फ्रैक्चर है, कंडाइल फ्रैक्चर है, वेयर IMF इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और नॉट पॉसिबल, एंड टू प्रिक्लूड द नीड फॉर IMF फॉर पेशेंट कंफर्ट, टू फैसिलिटेट द पेशेंट्स अर्ली रिटर्न टू वर्क. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? GA और मोर प्रोलॉन्ग प्रोसीजर इज नॉट एडवाइजेबल. ऐसे पेशेंट में जहां पे GA या प्रोलॉन्ग प्रोसीजर इज नॉट एडवाइजेबल, एंड सिवियर कम्युनिकेशन विद लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड ग्रॉस इन्फेक्शन विद इन्फेक्शन फ्रैक्चर साइट एंड द पेशेंट रिफ्यूजिंग ओपन रिडक्शन. पेशेंट भी तो हो सकता है कि मना कर रहा हो. नाउ विल टॉक अबाउट द सर्जिकल अप्रोचेस टू द मैंडिबल. तो इसमें तुम्हारे इंट्रा ओरल अप्रोचेस आते हैं और एक्स्ट्रा ओरल अप्रोचेस आते हैं. इंट्रा ओरल में हम 2 इंसिजन देते हैं. ठीक है, अभी हम इंसिजन की बात कर रहे हैं सर्जिकल अप्रोचेस में, डीग्लविंग इंसिजन और ट्रांसबकल इंसिजन. और एक्स्ट्रा ओरल में हम ट्रांस ओरल सब मैंडिबुलर रिटसन इंसिजन, ये की है एक्स्ट्रा ओरल सब मैंडिबुलर रिटसन इंसिजन. ठीक है, तो सिम्फाइसिस पैरासिम्फाइसिस रीजन पे हम डीग्लविंग इंसिजन देते हैं. ठीक है, तो एंटीरियर या वेस्टिबुलर अप्रोच भी बोलते हैं इसको. और ट्रांसबकल इंसिजन जो है बॉडी और एंगल रामस पे देते हैं. ठीक है, बॉडी एंगल रामस पे देंगे ट्रांसबकल इंसिजन. ठीक, तो ये हो गया हमारे इंसिजन के बारे में. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द डीग्लविंग इंसिजन. ठीक है, डीग्लविंग इंसिजन, तो ये हमारा लिप है, ये हमारा जो है बक्कल मिकोजा है. ठीक है, तो बक्कल मिकोजा की डेप्थ पे आई जस्ट रीड इट आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. सी, the lower lip, it is everted and an incision is created at the depth of the vestibule in the mucosa with a scalpel or electrocautery. Incision is curvilinear and extends anteriorly into the lip. The mentalis muscle will be visible. ठीक है, mentalis जब आप इसको चीरा लगाएंगे तो mentalis muscle will be visible and you have to divide the fibers in oblique direction. And then what you do when you divide this, you will see the bone. Now when you see the bone, divide the periosteum. Okay, do subperiosteal dissection, and then what you'll do, you'll identify the ventral nerve, and after this, what you're gonna do, you'll do reduction and bone plate fixation, reduction and bone plate fixation,
and then you will have to close in layers and apply pressure dressing. Pressure dressing क्यों लगाते हैं? ताकि hematoma ना हो. ये डायग्राम है degloving incision का. You can see this. Okay. तो इसमें तो ऐसे चीर लगा है. ठीक है. Okay. Transbuccal incision. ठीक है. Transbuccal incision. Dissection in this region begins with the mucosal incision. Mucosal incision देंगे that is started 3 to 5 mm below the mucogingival junction. The incision is created perpendicular to the bone to avoid the mental nerve, and it extends over the external oblique ridge. Okay, external oblique ridge, and the level of incision at the external oblique ridge should not be carried superior to the mandibulo-occlusal plane to avoid herniation of the buccal fat pad. The incision is carried through the periosteum and the subperiosteal dissection is performed. Periosteal elevator is used to expose the lateral border of the ramus. Okay. और फिर facial nerve, facial artery को protect कर देते हैं. ठीक है. तो what we do, the subperiosteal dissection done, we do subperiosteal dissection. पूरा नहीं strip off करना है. Okay. Periosteal envelope को strip off नहीं करना है. We do subperiosteal dissection because we have to protect the facial nerve, artery and vein. Okay, now we talk about the extraoral submandibular ridge incision. Extraoral submandibular ridge incision. So, here you take the incision 2 cm below the angle of mandible to save the median mandibular branch of the facial nerve. Okay, an incision is placed in the Langer lines. So, I'll read it out. The incision is used to assess the mandibular ramus angle in the posterior body. The patient is prepared and draped in routine surgical manner. Important landmarks, that is the corner of the mouth and the eye globe, must be visible when the patient's head is turned sideways. The incision is marked 2 cm below the inferior border of the mandible to avoid damage to the marginal mandible branch of the facial nerve. And ideally, the incision is placed in relaxed skin tension line in the Langer line. Okay, the skin and so you get the skin, then you come to the subcutaneous tissue, and then you come to the platysma. I'll just read it out. Skin and the subcutaneous tissue are inside with scalpel down to the level of platysma. Okay, and undermining of the skin to allow improved retraction is accomplished with scissors. Now, platysma is then sharply divided, exposing the superficial layer of the deep cervical fascia. The plane of dissection is carried out through the layer over the superior surface of mandibular gland. The facial artery and vein is identified. They are clamped, divided, and ligated in the pterygomaxillary sling. Dissection continues towards the mandible, exposing the pterygomaxillary sling posteriorly, and division of this layer is done to expose the inferior border of the mandible after cutting the final periosteal layer. So now we come to the inferior border of the mandible. Okay, skin, subcutaneous tissue, platysma, superior layer of deep cervical fascia, facial artery, vein, pterygomaxillary sling, inferior border of the mandible, and subperiosteal dissection पे आ गए. Now what do you do? अपना काम हम किया, then you close in layers. Okay. अब हम बात करेंगे वायरिंग की. वायरिंग 3 तरह से होती है. Transosseous या intraosseous, then intraoral transalveolar and extraoral transosseous. Intraoral transosseous, extraoral lower border transosseous wiring. Okay, तो transosseous जो है, this is also intraoral और extraoral approach. तो हमने पढ़ा कि जो transosseous मेथड होता है वो इंट्राओरल अप्रोच भी कर सकते हैं, एक्स्ट्राओरल अप्रोच भी कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, what we do, holes are drilled in the bony fragments on either side of the fracture line. ठीक है, उसके बाद हम लोग 26 गॉज का स्टेनलेस स्टील वायर डालेंगे होल्स में. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इनिशियल प्रिपरेशन. अभी टाइट नहीं करना है. टाइट करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिड्यूस इट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ताकि जो है अपनी जगह पे टीथ ऑक्लूजन में आ जाए. ठीक है, उसके बाद वी हैव टू ट्विस्ट द वायर्स, टक कर देंगे सबसे करीब जहां पे होगा होल, उस पर टक कर देंगे. ओके, अब इसका वेरिएशन भी होता है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ फ्रैक्चर, मसल फोर्सेस एंड कितना कम्युनिकेशन है, ऑल दोस थिंग्स. तो इसके वेरिएशंस क्या है, 2 होल, 3 होल, 4 होल और वेस्गर फिगर ऑफ 8 वायरिंग. ठीक है, ये सब वेरिएशन जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे, जब हम एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच कर रहे हों. ओके, अब इंडिकेशंस क्या है फॉर द एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन विद द ट्रांसऑशियस वायरिंग एट द इंफीरियर बॉर्डर. ठीक है, ये इंफीरियर बॉर्डर का क्या इंडिकेशन है भाई, अनफेवरेबल ग्रॉसली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो एट द एंगल ऑफ मैंडिबल, सिवियर ओवरराइडिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स हो, triangular comminuted fractures at the inferior border associated with the angle fracture and fracture of the edentulous mandible, and malunited fractures and non-unit of the fracture and fracture with large extraoral lacerations. अब आते हैं intra-alveolar या intra-alveolar, transalveolar और upper border wiring.
Okay, this is actually intraoral ट्रांसएल्वुलर और अपर बॉर्डर वायरिंग. ठीक है, इसको पहले केल्से ने इंट्रोड्यूस किया था. इट इज ऑलवेज कंबाइंड विद IMF. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, जो है पोस्टीरियर सेगमेंट को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, व्हाट वी डू, वी ड्रिल अ होल थ्रू द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ ईच फ्रेगमेंट. हियर द वायर इज पास थ्रू द एक्सट्रैक्शन सॉकेट ऑफ द थर्ड मोलर. ठीक है, थर्ड मोलर के एक्सट्रैक्शन सॉकेट से पास करेंगे, जो कि हमेशा इन्वॉल्व ही होता है. ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, सिंपल लूप थ्रू ओनली बक्कल, कभी कभी बक्कल प्लेट में चला के काम चल जाता है ऐसे. ठीक है, लेकिन कभी कभी वी हैव टू डू बोथ बक्कल एज वेल एज लिंगुअल प्लेट. For better fixation, both buccal as well as lingual plate of the alveolar process should be involved, and horizontal mattress type of wiring provides optimal stability. While drilling the holes on either side of the fracture fragment at the alveolar crest, एक बार हमको select करना है साइट की कहाँ पे होल करना है. ठीक है, ताकि जब हम ट्विस्ट कर रहे हो तो क्रम्बल ना हो जाए वहां की बोन. So while drilling the hole in the lingual plate पे जब आप होल बना रहे हैं तो you have to see कि जो तुम्हारी lingual nerve यहाँ से पास कर रही है वो डैमेज ना हो जाए. ठीक है, and this type of wiring is always combined with IMF. Okay, it was given by Kelsey. Okay, now extraoral lower border transosseous wiring. So here are a few examples of it. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी हमें एक्स्ट्राओरल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कौन सा यूज करेंगे, रिडसन अप्रोच यूज करेंगे. रिडसन इंसिजन से हमने एक्सपोज कर लिया. ठीक है, उसके बाद दोनों फ्रेगमेंट को, जो हड्डी टूटी है उसको बोन होल्डिंग फोर्सेप, क्रोकोडाइल बोन होल्डिंग फोर्सेप से वी विल जस्ट होल्ड इट. ओके, अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू उसको हटा देना है. उसके बाद होल should be drilled using small round burr with electric engine and hand piece with constant irrigation of saline solution. First hole जो होता है, it should be drilled in anterior fragment slightly away from the inferior border. Okay, पहला होल जो है हमें ड्रिल करना है, कहाँ ड्रिल करना है, slightly away from the inferior border and at least 0.5 centimeter away from the fracture site. फ्रैक्चर साइट के 0.5 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए. और जो होल होगा बक्कल लिंगुअल कॉर्टेक्स दोनों को इन्वॉल्व करेगा. ठीक है, तो अगर 4 होल टेक्निक यूज कर रहे हैं, मान लो जैसे 4 होल टेक्निक यूज कर रहे हैं इस तरह से, या बेटर देख लो इस तरह से यूज कर रहे हैं अगर. ठीक है, तो एक और होल ड्रिल कर देंगे और ऐसे से पास कर देंगे. दिस इज वेरी बुलशिट. सो बिफोर फाइनल टाइटनिंग ऑफ द वायर्स द असिस्टेंट शुड चेक द ओक्लूजन और टेम्पररी IML. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, IML अगले दिन कर सकते हैं और सूचेस को 5 से 7 दिन में रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो हम लोग डाल रहे हैं स्टेनलेस स्टील वायर, इसका रिमूवल जरूरी नहीं है बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इरिटेशन. अब बाय डिटैच्ड फ्रेगमेंट ऑफ बोन, जैसे मान लो तुमने एक्स्ट्राओरल ब्रिटल इंसिजन दिया, देखा बोन में कि भाई डिटैच फ्रेगमेंट ऑफ बोन पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बोन का टुकड़ा पड़ा हुआ है. सो व्हाट विल डू, अगर अटैच्ड है वो टुकड़ा अटैच है पेरियोस्टियम से या मसल से तो यू जस्ट वायर इट बैक. ओके, बट अगर डिवॉइड है ऑफ एनी सच अटैचमेंट तो यू हैव टू रिमूव इट, क्योंकि वहां पे सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा. अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो वायर करेंगे एज अ फ्री ग्राफ्ट. ठीक है, अब मान लो तुम्हारे फ्रैक्चर लाइन में टीथ हो. ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोटोकॉल क्या है, प्रेजेंटली द प्रोटोकॉल विच इज फॉलोड इज अ टूथ इन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर विच इज स्ट्रक्चरली नॉट डैमेज्ड, not subluxated and in functional position in the dental arch should be retained and antibiotics administered. मतलब पहले सोचा जाता था कि वो दांत को निकाल दिया जाए because they could cause infection and all those things, लेकिन अब एंटीबायोटिक एरा है तो क्या कर, इसमें प्रोटोकॉल ये है कि a tooth which is in line of fracture which is structurally not damaged, not subluxated and in functional position in the dental arch should be retained with an antibiotic should be administered. So controversy also exists with regards to functionless third molar. ठीक है, functionless third molar की भी controversy है, लेकिन अगर ऐसे दांत स्टेबलाइज करते हैं फ्रैक्चर को तो उन्हें नहीं निकालना है. Now management of teeth retained in the fracture line. ठीक है, कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले गुड क्वालिटी इंट्राओरल पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ लेंगे टू एसेस द स्टेटस इन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरापी, स्प्लिंटिंग करेंगे अगर लग्जेटेड है, एंडोडोंटिक थेरापी करेंगे जरूरत है तो, और इमीडिएट एक्सट्रैक्शन कर देंगे. ठीक है, अब रिमूवल की क्या क्या इंडिकेशन है कि कब कब दांत रिमूव करने हैं. अगर लॉन्गिट्यूडल फ्रैक्चर हो इन्वॉल्विंग द क्राउन एंड द रूट, स्प्लिटिंग द टूथ,
ये दिस इज नॉट अ ट्रुथ बट ओके, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। कंप्लीट सबलक्सेशन ऑफ टूथ अगर है, प्री एग्जिस्टिंग लार्ज पेरियोपाइकल पैथोलॉजी है, ग्रॉसली इन्फेक्टेड फ्रैक्चर लाइन है, बैड पेरिडोंटल स्टेटस है टूथ का, फंक्शनलेस टीथ है, एडवांस केरीज है, रूट स्टम्प है, इन केसेस में आपको दांत को निकाल देना है। सी द डायग्राम, टीथ इन द फ्रैक्चर लाइन, कंप्लीटली एनक्लोज्ड टीथ नियर द फ्रैक्चर लाइन कैन बी रिटेन, बच गया, ठीक। सेकेंड में क्या है, टीथ विद रूट फ्रैक्चर्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू द फ्रैक्चर लाइन आर एक्सट्रैक्टेड, टीथ विद एक्सपोज्ड रूट डिवाइड ऑफ बोन एनकेसमेंट आर एक्सट्रैक्टेड, ओके। नाउ वील टॉक अबाउट बोन प्लेटिंग, ठीक है, वायर तो बहुत लगा लिया, प्लेट लगा लेते हैं, ओके। तो इसमें भी सिंपल नॉन कंप्रेशन बोन प्लेट लगते हैं और कंप्रेशन बोन प्लेट लगते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है बोन प्लेटिंग का, भाई एक तो रिजिड स्टेबल फिक्सेशन प्रोवाइड करेगा, इट ऑब्विएट्स द नीड फॉर इमोबिलाइजेशन, ठीक है। आपने बोन प्लेटिंग कर दी तो मैंडिबल को या कोई भी जो बोन है उसको इमोबिलाइज नहीं करना है, ठीक है। अर्ली रिटर्न टू होम एंड वर्क, सॉफ्ट डाइट कैन बी टेकन, मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन एंड यूजफुल इन मेडिकली चैलेंज फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे इन मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो इसमें दो तरह के प्लेट्स आते हैं, हमने पढ़ा सिंपल नॉन कंप्रेशन एंड कंप्रेशन। अब नॉन कंप्रेशन की बात करें, जो नॉन कंप्रेशन प्लेट होते हैं, ओके, ये जो है इसको शैम्पी सिस्टम ने बनाया था। इसमें क्या होता है, टाइटेनियम प्लेट या स्टेनलेस स्टील प्लेट्स होते हैं, प्लस क्या होता है, सेल्फ टैपिंग मोनोकॉर्टिकल स्क्रूज होते हैं, ठीक है। और ये जो है मिनी प्लेट ऑस्टियोसिंथेसिस पे बेस्ड होता है, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑस्टियोसिंथेसाइजिंग मटेरियल एंश्योर्स दैट इंड्यूस टेंशन एंड द टॉर्जनल फोर्सेज आर न्यूट्रलाइज। जब भी टेंशन और टॉर्जनल फोर्सेज लग रहे हैं दे आर न्यूट्रलाइज, ठीक है। प्लेट्स जो होते हैं व्हाट यू कॉल इट 4 होल 6 होल 8 होल के आते हैं, ठीक है। और ऐसे भी आते हैं जिनके बीच में बार हो, ठीक है। और ये 0.9 mm थिक होते हैं, 2.1 mm इनका होल का डायमीटर होता है और बेवल होता है 30 डिग्रीज पे, ओके। अब स्क्रूज जो होते हैं वो 5 mm से 15 mm तक लंबे आते हैं, ठीक है। 2.8 mm इसका हेड होता है और 2 mm इसका लोअर वाला होता है, ठीक है। और एक टर्न करोगे इसको तो ये 1 mm पेनिट्रेट करेगा बोन में, ओके। और ड्रिल की बात करें अगर हम, ठीक है, ड्रिल जो होता है 1.6 mm वाइड होता है, तो इसका डिफरेंस क्या है, 0.4 mm है, मतलब ये छोटा होल बनाएगा तभी तो ये इसमें घुसेगा अच्छे से, ओके। अब इसका एप्लीकेशन, पहले ये देख लो ये डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, 1 and 2 ड्रिल डायमीटर 1.6 विच इज द सेम एज द कोर डायमीटर ऑफ द स्क्रू, ओके। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। और द स्क्रू थ्रेड मेजर्स 2 mm अक्रॉस, ठीक है। और होल्स ड्रिल शुड बी मोनोएक्सियल, द स्क्रूज आर सेल्फ टैपिंग टाइप विद अ पिच ऑफ 1 mm, ठीक है। For average mandibular cortex thickness of 3 mm, 3 turns the screw will provide adequate anchorage, 3 mm, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, लगाना कैसे है, ठीक है। तो इसको हम हमेशा इंट्रा ओरल अप्रोच से लगाते हैं, ठीक है, रिड्यूस करोगी फ्रेगमेंट को। और अगर एंगल ऑफ मैंडिबल पे है, प्लेट शुड बी लोकेटेड एट द पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। कनाइन एंड प्रीमोलर रीजन पे अगर फ्रैक्चर है तो चांसेस ऑफ मेंटल नर्व डैमेज होता है, तो कॉन्केव सेक्शन जो है प्लेट का, इट शुड बी बिटवीन द स्क्रू होल्स प्रिसाइजली ओवर एग्जिट पॉइंट टू द नर्व, द कॉन्केव सेक्शन ऑफ द प्लेट बिटवीन द स्क्रू होल प्रिसाइजली ओवर एग्जिट पॉइंट ऑफ द नर्व, ठीक है। अगर सिम्फाइसिस रीजन का है फ्रैक्चर तो न्यूट्रलाइज द टॉर्जनल फोर्सेज, यू हैव टू न्यूट्रलाइज द टॉर्जनल फोर्सेज। तो हम इसमें 2 पैरेलल प्लेट प्लेस करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 to 5 mm होता है, और लोअर प्लेट को पहले फिक्स करते हैं। Now we'll talk about the complication and the management and post-operative infection. ये है तुम्हारा कौन सा, non-compression suture dehiscence. It is found if the surgery for osteosynthesis is delayed due to some reasons. तब होगा जब delay कर दो. Timing of surgery due to inappropriate incision in the region of attached gingiva on 4th or 8th day post-operative day. On the 4th or 8th post-operative day, a gap will be noticed. ठीक है। In such a case, the sutures are removed and cleaning the wound with 15% hydrogen peroxide is done. Frequent mouth washes encourage करेंगे. Wound is not allowed to heal with secondary intention. It is allowed to heal with secondary intention. ठीक है। Complication क्या हुआ, suture dehiscence. Post-operative infection में क्या हुआ, this may be due to the following: inadequate number of screws applied, incorrect placement of the bone plate outside the osteosynthesis line. आपको osteosynthesis line के
अंतर्गत रहते हुए काम करना है. दिस इज कॉल्ड शुद्ध हिंदी. एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्लेट्स टू द पाइकल रीजन एंड आर एंड प्लेसमेंट ऑफ द स्क्रूज इन द टीथ बेरिंग एरिया एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन पोस्ट ऑपरेटिवली. ठीक, वो हो गया नॉन कंप्रेशन प्लेट. ओके, नॉन कंप्रेशन प्लेट. अब हम बात करेंगे कंप्रेशन प्लेट की. वाई आर द नीडेड. ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कंप्रेशन की जब हमारे पास वो था. ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब आप टाइट करते हैं स्क्रू को नीचे लगा के, ठीक है, तो क्या होता है कि अपर बॉर्डर और जो लिंगुअल प्लेट है वो ओपन होने की टेंडेंसी हो जाती है. तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक ना. तो इट इज नीडेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर रिजिड फिक्सेशन थियोरेटिकली. लेकिन स्टिल ये प्रिफर नहीं है. मिनी प्लेट प्रिफर है. क्यों? क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं. और भी है, विल स्टडी की क्या है. ठीक है, तो कंप्रेशन प्लेट्स जो है इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 पियर शेप्ड होल्स. 2 पियर शेप होल होते हैं. ठीक है, छोटे हो जाएंगे अंदर जाके. और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाइडेस्ट डायमीटर है दैट विल बी द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द होल लाइज नियर द फ्रैक्चर लाइन. ओह, आई थिंक ये ऐसे रहेगा. चलो देख लेते हैं. स्क्रू इज इंसर्टेड इन द नैरो पार्ट ऑफ द होल and at final movement of tightening the head comes to rest in the widest diameter of the hole which is countersunk to receive it. ठीक है, सूजन लाइन के एक एक अलग अलग इधर एक कर सकते हैं. अब बात करते हैं EDCF. ठीक है, एक्सेंट्रिक कंप्रेशन जो समथिंग ना, डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट या DCP, वही मैं कहूँ F क्या है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको शिल्ली ने डिजाइन किया था, शिल्ली ने. एंड इसमें क्या होता है कि ऑब्लिक लैटरल होल्स भी होते हैं विच डायरेक्ट द कंप्रेसिंग फोर्स towards the upper border so that when the plate is screwed firmly there is no tendency for the fracture line to gape. Okay, compressing force towards the upper border लगाते हैं. ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ओरल रूट से हमको करना पड़ता है. ठीक है, मिनी प्लेट इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन. क्यों? क्योंकि प्लेट फ्रैक्चर हो सकता है ये, और नेक्रोसिस हो सकती है बोन की. ठीक है, अब मैंडिबुलर फ्रैक्चर के साथ अगर अदर फेशियल फ्रैक्चर्स भी हैं तो ओल्ड एज यूज करते हैं, मतलब इनसाइड आउट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इनसाइड आउट एंड बॉटम टू टॉप. ई डेंचुलस पेशेंट अगर है तो क्या होगा, उसमें बकेट हैंडल डिस्प्लेसमेंट होगा. बकेट हैंडल में क्या होता है, बिकॉज ड्यू टू एक्सट्रीम alveolar resorption the molar areas may be more prone. ठीक है, alveolar resorption हुआ है, पतली सी होगी, तो molar area जो है that will be more prone to fracture. तो ऐसा होता है कि bilateral fracture होता है of the body of the indigenous mandible, each occurring near the posterior attachment to the malahyoid muscle. So in edentulous mandible, the malahyoid muscle attachment is relatively higher up on the lingual side. So under influence of digastric and the malahyoid muscle pull, there is extreme downward, okay, extreme downward and backward angulation of the anterior fractured fragment. So this creates a typical bucket handle displacement which is highly unstable. So this type of extreme displacement at times may cause respiratory distress in an elderly patient. So early stabilization is mandatory. क्या ट्रीटमेंट प्लान है edentulous mandible फ्रैक्चर का? क्लोज रिडक्शन करेंगे विद mandibular prosthesis held in place. ठीक है, फिर नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन में ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा टाइटेनियम मेश से, और सिवियरली एट्रोफिक edentulous स्ट्रेच अगर है तो ओपन रिडक्शन करना है, और बोन ग्राफ्टिंग भी करनी है आपने. अब एक बात करते हैं टर्म इबर्नेशन की. In case of edentulous mandible fractures, many times non-union of the fracture is seen due to impaired blood supply. Non-union हुआ है because of blood supply जो impaired है या infection की वजह से after conservative treatment. So during the open reduction procedure, there is typical hibernation of the ends. ठीक है, edentulous patient है या इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो उसमें आपको नॉन यूनियन दिखेगा, और जब आप ओपन रिडक्शन करेंगे तो आपको दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं क्या होगा, इबर्नेशन मिलेगा दोनों एंड्स का. दोनों फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो तुम्हारे राउंड ऑफ हो जाते हैं और स्क्लेरोसिस हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस वेयर द आउटर एंड द इनर कॉर्टेक्स हील्स एट बोथ द फ्रैक्चर्ड एंड ऑफ द फ्रेगमेंट. ठीक है, आउटर इनर दोनों हील करता है at both the fracture end. Many times soft tissue entrapment is also found in between, leading to non-union. So in the radiograph, this hibernation is seen as elephant foot deformity. Viva question. In the edentulous mandible fracture, okay, so in such a situation, both the fracture ends should be freshened up
soft tissue entrapment is cleared off, and the fixation should be carried out. Bullshit. Elephant foot deformity, ये आपको दिखेगा ऐसे, indicating the non-union fracture of the edentulous mandible. अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन प्लेट की. ठीक है, ये क्या करता है, टेम्पररी लोड बियरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से अर्ली मोबिलाइजेशन होता है. मतलब ऐसे केसेस जिसमें कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो, डिफेक्ट फ्रैक्चर हो या इन्फेक्टेड फ्रैक्चर, जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें आप रिकंस्ट्रक्शन प्लेट लगाते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी लोड बियरिंग करते हैं. तो इसमें क्या करना है, लगाएंगे, एक तरफ 4 लगेगा और एक तरफ 1 सेंटीमीटर अवे लगेगा. ठीक है, ये है तुम्हारा बाइलेटरल फ्रैक्चर ऑफ एडेंटुलस एट्रोफिक मैंडिबल, फ्रैक्चर रिडक्शन एंड फिक्सेशन विद रिकंस्ट्रक्शन प्लेट. अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट की. प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. प्राइमरी में इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, डिस्प्लेस्ड टीथ एंड पल्पाइटिस. लेट में माल यूनियन, डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन. नॉन यूनियन वही है ना, रेडियोग्राफिकली राउंडिंग ऑफ या स्क्लेरोसिस ऑफ बोन इबर्नेशन विच इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, inadequate immobilization, unsatisfactory approximation with the tissue entrapment, या देखो बीच में टिश्यू आ गया हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, अच्छे से इमोबिलाइज ना किया हो. ठीक है, और अल्ट्रा थिन एडेंटुलस मैंडिबल, बहुत पतला मैंडिबल हो. ठीक है, बोन लॉस बहुत ज्यादा हो, ब्लड सप्लाई ना अच्छी हो. ठीक है, बोन पैथोलॉजी भी हो, जनरल डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हो. तो इस केसेस में आपका इबर्नेशन होता है. ठीक है, और दूसरे कॉजेस क्या है लेट में, सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्कार्स. So here we end this management of mandibular fractures.